हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस की। ये पार्ट 3 बनने वाले हैं दोस्तों, पार्ट 3। यानी इसके पहले हमने न्यूरोसिस के अंडर जितने भी डिजीज़ेज़ आते थे वो सारे डिजीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम साइकोसिस के अंडर जो जो डिजीज़ आते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी ने अगर ये न्यूरोसिस के जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं, 2 पार्ट हुए हैं इसके पहले, तो वो लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके पहले उसको देख लो। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूरोसिस क्या है, साइकोसिस क्या है, फिर न्यूरोसिस के जो डिज़ॉर्डर्स थे उसमें जनरल एंग्जाइटी डिज़ॉर्डर हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि न्यूरोसिस की और टाइप्स जैसे फोबियाज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है। हम लोगों ने वहाँ पे डिप्रेशन के बारे में पढ़ा है, डिस्थेमिया के बारे में पढ़ा है, ओसीडी के बारे में पढ़ा है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइकोसिस के कुछ डिज़ॉर्डर्स, जिसके बारे में आज हम आगे देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर किए हुए और नया कुछ देखते हैं साइकोसिस डिज़ॉर्डर्स के बारे में। चलिए, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट साइकोसिस। मतलब इसमें जो भी डिज़ॉर्डर्स कवर है ये सारे साइकोसिस के अंडर आते हैं, ठीक है। और ये आपके यूजीसी नेट सिलेबस 2 जगह में है, 2 जगह में आपको ये डिज़ॉर्डर मिलेंगे, ठीक है। वो है, एक तो है आपका यूनिट 8 और दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर, ठीक है। इनमें से काफ़ी सारे सवाल पिछले कई बारों में पूछा गया है। काफ़ी बहुत डेप्थ में सवाल पूछते हैं तो कभी एकदम बेस लाइन से सवाल पूछ लेते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं अच्छे तरीके से ताकि एक भी सवाल यहाँ से ना छूटे हमारा एग्ज़ाम में। तो चलिए, पहला जो डिज़ॉर्डर्स है, पहला जो प्रॉब्लम है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। पहले हम पढ़ते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये एक मेंटल डिज़ॉर्डर है, ठीक है। क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया जो है, स्किज़ोफ्रेनिया ये एक मेंटल डिज़ॉर्डर्स है, ठीक है। दैट यूजुअली अपीयर्स इन लेट एडोलेशन। अब स्किज़ोफ्रेनिया कब आते हैं? ये या तो फिर ये लेट एडोलेशन में आ सकता है या फिर ये अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं, ठीक है। या तो लेट एडोलेशन में आती है या फिर अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बोल रहा हूँ, अर्ली एडल्टहुड। लेट एडोलेशन या तो लेट एडोलेशन में आएगा या फिर अर्ली एडल्टहुड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक सवाल आपका बन सकता है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये किस एज ग्रुप में आते हैं, कौन से ग्रुप में आते हैं? या ये लेट एडोलेशन में आते हैं या फिर अर्ली एडल्टहुड में आते हैं। लेट एडोलेशंस में आते हैं और नहीं तो अर्ली एडल्टहुड में आते हैं, ठीक है। अब आप कैसे समझोगे कि किसी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है, उसका सिम्टम्स क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं? देखिए, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं वो है डेल्यूशंस होती है, हेलुसिनेशन होती है एंड अदर बहुत सारे कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज़ लाइक मेमोरी में डिस्ट्रैक्ट होती है, इनके अटेंशन नहीं बन पाती, फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ में, ये फोकस नहीं होते हैं। ये सारे जो भी पेशेंट्स होते हैं इनका अपना एक दुनिया होता है, इमेजिनरी वर्ल्ड में ये लोग जीते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, इसका मतलब क्या है, इसको जानते हैं डिटेल में। कि आप कैसे समझोगे कि डेल्यूजन हो रहा है, आप कैसे समझोगे कि ये हेलुसिनेशन है? तो इसका कुछ ना कुछ मतलब तो है। जो हेलुसिनेशन का मतलब होता है, डेल्यूशन का मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं कि डेल्यूशन का मतलब क्या होता है, हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, स्किज़ोफ्रेनिया कैन ऑफन बी ए लाइफ टाइम स्ट्रगल। अब स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक लाइफ टाइम स्ट्रगल है। हम सिम्टम्स में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डेल्यूशन भी पढ़ेंगे, हेलुसिनेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया जिनको होता है ना, ये कैन ऑफन बी ए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल। ये आपको पूरी लाइफ आपके साथ रह भी सकते हैं, पूरी लाइफ, आपकी पूरी ज़िंदगी आपको परेशान कर सकता है। पूरा ज़िंदगी ये प्रॉब्लम जो है ये आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा ज़िंदगी में आपको परेशान कर सकता है ये प्रॉब्लम जो है स्किज़ोफ्रेनिया का। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो सिम्टम्स ये इनका जो सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट का, वो क्या क्या होता है। स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया का कुछ सिम्टम्स है, जिनमें से जो पहला सिम्टम्स है वो है क्या? वो है डेल्यूजन। अब डेल्यूजन क्या होता है?
देखिए, डेल्यूशन और हेलुसिनेशन इन दोनों का मतलब ही होता है भ्रम, ठीक है। डेल्यूशन का भी मतलब है भ्रम, और हेलुसिनेशन जो है, हेलुसिनेशन का भी मतलब होता है भ्रम, लेकिन इसमें कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है। आप कैसे समझोगे कि ये डेल्यूशन है और कैसे समझोगे कि ये हेलुसिनेशन है? डेल्यूशन और हेलुसिनेशन में कुछ फ़र्क होते हैं। जैसे देखिए, डेल्यूशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? डेल्यूशन होता है भ्रम, लेकिन ये जो भ्रम है, डेल्यूशन का जो भ्रम भ्रम है, ये आपके दिमाग में कोई फॉल्स बिलीफ अगर बैठ गया है, मतलब आप कुछ चीज़ें को मानते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये माना हुआ है, देखना आपके ये ज़्यादातर गाँव में देखने को मिलते हैं कि गाँव के जो लोग होते हैं ना, वो लोग अभी भी ऐसे अंधविश्वास करते हैं। जैसे आपको पता है कि एक डिसऑर्डर्स होता है चिकन पॉक्स, ठीक है, एक डिसऑर्डर होता है चिकन पॉक्स, ठीक है। तब लोगों का ये मानना है कि ये जो चिकन पॉक्स है, ये कोई स्पिरिचुअल डिसऑर्डर, स्पिरिचुअल मतलब ये किसी देवी से रिलेट करते हैं, वो लोग देव देवताओं से ये रिलेट करते हैं, ठीक है। उनका ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है तो उनको डॉक्टर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हकीकत ये है? हकीकत क्या ऐसा है कि कोई देवी देवताओं है जो चिकन पॉक्स आप करवाती है? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो किस लिए होता है? चिकन पॉक्स का असली रीज़न क्या है? चिकन पॉक्स का जो असली रीज़न है वो है जोस्टर वायरस, ठीक है। वो एक वायरस है, जोस्टर वायरस, जिसके कारण चिकन पॉक्स होता है। लेकिन लोग क्या मानते हैं? फॉल्स बिलीव बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में। उनका मानना है कि नहीं, तुम्हें अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही कम हो जाएगा। देवी माँ की पूजा करो तो ये कम हो जाएगा। अब बहुत सी केस में ऐसा होता भी है, लेकिन वो कम किस लिए हुआ है? क्योंकि उनकी जो वाइटैलिटी थी डिजीज़ का वो कम था, उनका जो फ्रीक्वेंसी था डिजीज़ का वो कम था, ठीक है। वो डिजीज़ क्रॉनिक स्टेज में गया नहीं था। अब किसी को अब समझ लो कि क्रॉनिक स्टेज में चला गया, वो बंदा डॉक्टर दिखा भी नहीं रहा है, वो बस घर में लेटे हुए रेस्ट कर रहा है, क्या कम हो जाएगा डिजीज़? ये डिजीज़ कम होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन है। अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो इसको कम करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। आप देखना, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, घर के लोग क्या कहते हैं कि आपको मांस मछली नहीं खानी चाहिए इस टाइम पे, आपको बस वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए। जो लोग नॉन वेज है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, कहते हैं कि इस टाइम में आपको वेजिटेरियन खाना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेजिटेरियन खाओ। लेकिन अगर आप नॉन वेज हो उस टाइम पे ना, आपको प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आप जितना अमाउंट प्रोटीन आप लोगे ना, तो आपका एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ेगा। जितनी आपकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ती है, लेकिन घर के लोग क्या कहते हैं कि नहीं यार, अभी ये सारी चीज़ें मत खाओ, या अभी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अब बस ये लिक्विड खाना खाओ, अब बस ये करो। नहीं करना चाहिए। तो ये क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये एक फॉल्स बिलीव है, ये उनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो डेल्यूशन का मतलब होता है कि कोई फॉल्स बिलीव जो दिमाग में बैठ गया है, ठीक है, उस बिलीव के कारण मैं काम करी जा रहा हूँ, असली रीजन पता नहीं। अब इस फॉल्स बिलीव को तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। याद रखना, जिनको डेल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, जिनके जीवन में डेल्यूशन है, जिनके लाइफ में डेल्यूशन, ये एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली साइकोटिक प्रॉब्लम है डेल्यूशन, जिनकी जीवन में ये होता है ना, तो जो फॉल्स बिलीफ उनके जहन में बैठ गया। आप नॉर्मल जो लोग हैं उनको तो आप समझा सकते हो, आपने साइंस बता दिया पीछे का, डिजीज का पीछे क्या साइंस है आपने बता दिया, आपने दिखा दिया कि ऐसा नहीं है, कहीं पर भी ऐसा, शास्त्रों में भी ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आपने अगर ये सारी चीज़ें उनको दिखा दोगे ना, तो वो लोग मान जाएंगे। लेकिन जिनको डेल्यूशन है, उसके दिमाग में अगर कोई फॉल्स बिलीफ बैठ गया, वो जिंदगी भर मानने के लिए तैयार नहीं होगा, वो आपको गलत साबित कर देगा, वो बोलेगा नहीं मैं कुछ नहीं मानूंगा, यही सत्य है, जो मुझे पता है यही अंतिम सत्य है। बस ये होता है डेल्यूशन, ठीक है, कोई फॉल्स बिलीफ जो आपके दिमाग में बैठ गया है, जो फॉल्स बिलीफ, इसको भ्रम कहते हैं, ठीक है, ये होता है डेल्यूशन। और हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन भी एक वर्म ही है, हेलुसिनेशन को भी भ्रम कहते हैं, ठीक है। लेकिन किस तरीके की भ्रम होती है? जो परसेप्शन रिलेशन होती है, जो आपकी सेंसेशन परसेप्शन होती है, इसके रिलेटेड, यानी जो आपकी सेंस ऑर्गैन के थ्रू आप जो परसेप्ट करते हो, उस परसेप्शन में अगर कोई भ्रम आ गया, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए हो, आप बोल रहे हो, आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हो। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि भ्रामरी जो देर रात, मतलब भ्रामरी के दिन में 4 बार अभ्यास करना चाहिए, बताया हुआ ना कि मध्य रात में अभ्यास करने के लिए भ्रामरी को कहा गया है गरण संहिता में, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, आपने भ्रामरी अभ्यास कर रहे हो, आप 3-4 दिन अभ्यास किया, आपको ना भ्रामरी अभ्यास करते करते आपको कोई आवाज़ सुनाई दिया और आपने समझ लिया कि आपको नाद सुनाई दे रही है, हालांकि वो नाद है नहीं।
आपके बगल में कि आपके घर के बगल में कोई फंक्शंस वगैरह चल रहा था, तो वहाँ से कोई आवाज़ आ रही थी, अच्छी मीठी आवाज़ आ रही थी माइक का, ठीक है, आप समझ लिया उस आवाज़ को कि वो है मेरा, वो मुझे नाद सुनाई दे रहा है, तो मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, भाई मुझे तो सिद्धियाँ प्राप्ति हो रही है। हालांकि ऐसा है नहीं, ये जो भ्रम है, क्यों? क्योंकि आपने सुना एक चीज, आपने चीज एक सुना, आपने एक आवाज सुना, लेकिन आप उसको गलत परसेप्ट कर रहे हो। आपका जो परसेप्शन प्रोसेस है वहां पे गलती हो रहा है, आप परसेप्ट कर रहे हो गलत उस चीज को। आप समझ रहे हो कि वो जो आवाज आपको सुनाई दे रही है वो नाद है, हालांकि वो माइक का आवाज है, वो माइक का साउंड है, वो सभी को सुनाई दे रहा है, लेकिन सब लोगों को समझ में आ रहा है कि माइक चल रहा है वहां पे, ठीक है, माइक चल रहा है जोरों से, तो माइक का आवाज आ रहा है। आप समझ रहे हो नहीं भाई, इतने अच्छे फ्लूट सुनाई दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी है ये, मुझे सुनाई दे रही है, वाह मुझे तो सिद्धियाँ प्राप्ति हो रही है, मुझे और करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिद्धियाँ प्राप्त हो गई है, तो चलिए ध्यान को छोड़ देते हैं, भ्रामरी को रखते हैं, अब सो जाते हैं। भ्रामरी को आपने छोड़ दिया, फिर भी आप देख रहे हो वो आवाज़ आ रही है, फिर आपको बाद में पता चलेगा भाई वो आवाज़ कोई नाद वाद था नहीं, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी नहीं बजा रहा था, वो मुझे साउंड सुनाई दे रहा था माइक का, ठीक है। तो ये हो गया हेल्यूसिनेशन, जो आपका मतलब जो चीज़ें आप सुनते तो हो, लेकिन उसका जो परसेप्शन है वो आप फॉल्स परसेप्शन कर लेते हो उस, क्योंकि आप समझते गलत हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। ये दोनों डिफरेंस होते हैं डेल्यूशन और हेलुसिनेशन के बीच में, ठीक है। ये अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि डेल्यूशन और हेलुसिनेशन ये जो डिफरेंसेस होती है ना, ये डिफरेंसेस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कभी भी, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछते हैं, ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, और एग्जामिनर इसी पॉइंट को पिक करते हैं सवाल बनाने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे ये पॉइंट को इतना जोर से नहीं पढ़ के आएगा, सब लोग सिम्टम्स पढ़ के आ जाएंगे, क्या क्या है, डेल्यूशन है, हेलुसिनेशन दिखने को मिलते हैं, थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन इसका अंदर जाने की कोशिश बहुत कम बच्चे करते हैं, और जो अंदर जाते हैं ना वही वो 20% सवाल के जवाब दे पाते हैं जो एग्जामिनर टफ बनाते हैं, जहाँ पे पेन चलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप जीआरएफ करने की कोशिश कर रहे हो तो, ठीक है। तो जो लोग जीआरएफ करना चाहते हैं, जो लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो ये जो माइन्यूट सा डिटेल्स है इसको पढ़ो, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर बहुत अच्छे अच्छे सवाल पिक करता है जो बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल इसीलिए पिक किया जाता है बच्चों को गलत करवाने के लिए, ठीक है। तीसरा सिम्टम्स क्या कह रहे हैं? तीसरा कह रहे हैं थॉट डिसऑर्डर्स, यानी उनकी जो थॉट प्रोसेस है, जो नॉर्मल हमारा थॉट प्रोसेस है, जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है ना, उनके थॉट प्रोसेस कुछ अलग ही चलते हैं। कुछ अलग का मतलब वो कुछ अजीबोगरीब सोचने लगते हैं, वो कुछ अजीबोगरीब सोचते हैं, मतलब उनकी जो सोच है वो रियलिटी से कोई मैच नहीं करेगा। उनका जो सोच है ना वो मतलब सपोज समझ लो मैं बैठा हूँ, सपोज मैं कलकत्ता में हूँ, ठीक है, मैं कलकत्ता में बैठे बैठे मैं सपोज क्या कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आज शाम को मीटिंग करने जाना है प्राइम मिनिस्टर के साथ, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं उखाड़ा जिंदगी में कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बुलाए, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। तो ये जो सोच होता है ये उल्टा पुल्टा सोचने लगता है, इमेजिनरी वर्ल्ड में सोचने लगता है, इनको कहते हैं थॉट डिसऑर्डर्स, ठीक है। फिर आते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन। इनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इनके ज़िंदगी में मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये हमेशा एवी रहता है, मतलब इसको हमेशा हाँ हो रहा है, हाँ क्या होगा, हाँ चल कर दे रहे हैं, ठीक है चल पढ़ाई करते हैं, नेट यूजीसी एग्ज़ाम ठीक है चल देंगे कोई बात नहीं, ऐसे तरीके से इस तरीके से चलते रहता है इनका। इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है मोटिवेशन नाम की चीज़ों से, ठीक है। लेकिन हालांकि जो लोग पढ़ रहे हो, जो आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको आप अगर सुनोगे कि यार ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इस चीज़ को हम ज़रूर कवर करके जाएंगे। आप लोग हमेशा इस कोशिश में लगे हुए रहते हो कि कैसे बेटर मार्क्स लाया जाए, कैसे बेटर प्रिपरेशन किया जाए, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन, एक भी सवाल गलत ना हो एग्जाम में, ठीक है। फिर आते हैं पोर एक्सप्रेशन एंड इमोशन। ये लोग एक्सप्रेस करना भी नहीं जानते, इनकी थॉट को ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। अगर ये कुछ चीज़ें सोच भी रहा है ना, तो ये दूसरों के सामने बोल भी नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। इनकी इमोशंस काफ़ी डिप्रेस्ड होती है, इनकी इमोशंस काफ़ी सप्रेस्ड और डिप्रेस्ड टाइप की होती है, ठीक है, क्योंकि ये खुद डिप्रेस्ड होता है बंदा, तो इनकी इमोशन सप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा, और ये तो कॉमन चीज़ें है। सोशल विद्रॉल, क्यों सोशल विद्रॉल है? क्योंकि इनको हेलुसिनेशन में जीते हैं, ये इनके डेल्यूशंस चलते रहते हैं, हेलुसिनेशन चलते रहते हैं, ये बिल्कुल सोशली विद्रॉल है, ये सोशल किसी से मिलजुल नहीं सकता ये बंदा। स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है, ये लोग मिलजुल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, वो अकेलापन को ज़्यादा एंजॉय करता है, क्योंकि वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं। क्योंकि दूसरों के सामने आप बोलने जाओगे तो दूसरा आपका मजाक उड़ाएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अनअवेयरनेस, किसी चीज़ पे ये लोग अवेयर नहीं होती है, इवन
कोई भी अगर प्रॉब्लम भी हो रहा है उनको वो मानने के लिए तैयार भी नहीं होगा कि उनको प्रॉब्लम है। अब कह दो जाको कि आपको प्रॉब्लम है, चलो काउंसलर के पास जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि वो बीमार है, क्योंकि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा वो बीमार है। उसको लगेगा वही सही है, आप सब लोग गलत बोल रहे हो। उसको लगेगा नहीं यार मैं तो सही बोल रहा हूँ, आप लोग गलत बोल रहे हो, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं। उसको ऐसा ही लगेगा उस पेशेंट को, ठीक है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा, वो अवेयर ही नहीं होगा, बिल्कुल भी वो अवेयर नहीं होगा अपने जो प्रॉब्लम है उसके प्रति, ठीक है। और कॉग्निटिव डिफिकल्टीज का मतलब होता है जो भी हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस है, लाइक अटेंशन हो गया, परसेप्शन हो गया, लाइक मेमोरी हो गया, ठीक है, जो हमारा वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी मेमोरी है, सारे चीज़ें इसमें जो कॉग्निटिव फंक्शंस जितने भी हमारे अवेयरनेस वगैरह जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस है सब में डिफिकल्टीज होती है। क्यों? क्योंकि उनके कंट्रोल में अभी कुछ है ही नहीं, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं, रियल वर्ल्ड से वो दूर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो इसलिए ये सारे हो गया हमारा स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम्स। अब स्किज़ोफ्रेनिया की कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इसका कॉजेज़ क्या क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया का, कोई अभी तक कोई इसका ऐसा कॉजेज़, कोई एग्जैक्ट कॉजेज़ क्या है जो अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। ये अभी तक एग्जैक्ट कॉजेज़ इनका पता नहीं चला, लेकिन ये जेनेटिक इनहेरिटेंस के कारण भी होता है, मतलब जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी माना गया है कि जेनेटिकल प्रॉब्लम्स के कारण भी ये होता है, ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड भी होते हैं, ठीक है। और केमिकल इम्बैलेंसेस, अगर ब्रेन में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर आपका कोई केमिकल इम्बैलेंसेस हो गया है, मतलब कोई हार्मोनल एक्टिविटी अगर कम या ज़्यादा कोई इम्बैलेंस क्वांटिटी में होता है, तो जिसके कारण जिसको स्किज़ोफ्रेनिया का और एक कारण के रूप में माना जाता है। लेकिन इसका एग्जैक्ट कॉजेज़ क्या है, कोई फिजियोलॉजी इसका अभी तक नहीं जाना गया है, ठीक है। एग्जैक्ट कॉजेज़ कुछ अभी तक पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है बाइपोलर। अब देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, बाइपोलर भी एक इसी तरीके का डिसऑर्डर होता है। देखिए किस तरीके के होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ मेंटल इलनेस, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, बोलने वाली बात तो कुछ है नहीं, सभी को पता है। दैट कॉजेज ड्रामेटिक शिफ्ट्स इन ए पर्सन्स मूड, एनर्जी एंड एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। यानी एक पर्सन वो आपके सामने कुछ कुछ और है, ठीक है, आपके अड़ाल में, मतलब आप जब नहीं रहते हो तो वो कुछ और है, मतलब दोनों पर्सनालिटी होती है एक इंसान में, दो पर्सनालिटी, एक मैन है, ये एक इंसान है, ठीक है, इनके अंदर ये एक अच्छे पर्सनालिटी है, ये एक अच्छे पर्सनालिटी है, और ये एक पर्सनालिटी बुरा पर्सनालिटी है, ठीक है। तो इन दो पर्सनालिटी इनकी ही है। आप अगर इस इंसान को जानते हो, अच्छे वाले को, एक ही इंसान है, ठीक है, आपने अगर इस पर्सनालिटी को देखा है तो आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो कि यही बंदा ये सारे काम कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर दो पर्सनालिटी होते हैं और ये शिफ्ट होता रहता है, ये सिचुएशन के हिसाब से शिफ्ट होते हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से शिफ्ट होते रहते हैं पर्सनालिटी, ठीक है। ये इनको खुद नहीं पता कि ये जब इस पर्सनालिटी में रहते हैं कि ये या इस पर्सनालिटी में क्या क्या काम कर रहे होते हैं, और ये जब इस पर्सनालिटी में आते हैं तो इसको ये नहीं पता कि मैंने यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। तो इनके अंदर दो तरीके के पर्सनालिटी होते हैं, एक ही पर्सन में दो तरीके की पर्सनालिटी होती है, और ये शिफ्ट होते रहते हैं, ये शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है, ये शिफ्ट होते रहते हैं। अब देखते हैं आगे, इनके टाइप्स देखते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स की टाइप्स क्या क्या होती है। देखिए एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर 1, दूसरा होता है बाइपोलर डिसऑर्डर 2, तीसरा होता है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, तीसरा होता है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। और कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं बाइपोलर का। अब देखते हैं वन बाय वन। बाइपोलर 1 क्या होता है, देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको याद रख लेना शॉर्ट में, इन शॉर्ट इसको नोट कर लो अपने कॉपी में, इसको याद रख लो इन शॉर्ट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, बाइपोलर 1 अगर किसी को है तो उनमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देगा, यू हैव एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड, एक मैनिक एपिसोड दिखते हैं, दैट में प्रेसिड फॉलोड बाई हाइपोमैनिक और मेजर डिप्रेसिव, यानी इनको एक मैनिक एपिसोड दिखेगा ही दिखेगा, उसके साथ साथ एक हाइपोमैनिक एपिसोड दिख सकते हैं और एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड इन दोनों में से कोई एक, या तो हाइपोपैनिक या तो मेजर डिप्रेसिव, इन दोनों में से कोई एक दिखेगा, लेकिन मैनिक एपिसोड होगा ही होगा उनमें। अब सवाल ये उठता है कि सर मैनिक एपिसोड होता क्या है, भाई मैनिक एपिसोड क्या होता है, हाइपोमैनिक क्या होता है, मेजर डिप्रेसिव क्या होते हैं, देख लो। मैनिक एपिसोड क्या होते हैं, मैनिक एपिसोड वो होते हैं, चलिए हम इसको ना इसको लिख के समझते हैं, यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन पे हम समझते हैं। एक होता है हमारा मैनिक एपिसोड, ठीक है, एक होता है हमारा मैनिक एपिसोड, दूसरा होता है हमारा हाइपोमैनिक एपिसोड। ये दोनों में डिफरेंस है क्या, जैसे मैनिक का मतलब क्या है, ये मैनिक और हाइपोमैनिक, ठीक है, मैंने यहाँ इसको यहाँ पे ये लिख दिया, चलो ये लिख नहीं पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका मैनिक एपिसोड, ये वाला ये हो गया हाइपोमैनिक, ठीक है, ये HM और
एम दोनों लिखा है, एक मैनिक एक हाइपोमैनिक। अब मैनिक वर्ड कहाँ से आया है? ये आया है मेनिया से। कहाँ से आया है? मेनिया। असली वर्ड क्या है? मेनिया। यानी इनको मैनिक अटैक आता है, मेनिया होती है। कुछ चीज़ें ये समझ लेते हैं, मेनिया हो जाते हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है। जिसको मेनिया कहते हैं ना, उस तरीके के मेनिया हो जाता है, जिसको मैनिक अटैक कहा जाता है या मैनिक एपिसोड कहा जाता है, ठीक है। अब कोई ऐसे मेनिया है, जैसे मैनिक एपिसोड और हाइपोमैनिक में डिफरेंस क्या है? मैनिक एपिसोड जो है ये लगभग 7 दिन तक चलते हैं, 7 डेज तक ये चलते हैं मैनिक एपिसोड, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा अटैक इस तरीके की बंदों को आ रहा है या इस तरीके की पेशेंट्स को आ रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, मतलब अब क्या होगा इस टाइम में होगा क्या कि इनके मूड शिफ्ट हो जाएगा, इनको कुछ मेनिया आएगा कि मुझे इस तरीके से चलना है, तो वो उसी तरीके से चलेगा। आप कितना भी माना कर लो, वो नहीं सुनने वाला है आपके, ठीक है। इस 7 दिनों तक उसको यही चलेगा। कुछ मेनिया है जो अगर मेनिया 7 दिनों तक चल रहा है, मेनिया अगर 7 दिनों तक चल रहा है, कुछ मेनिया उनको हो गया है कि मुझे ये ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। वो किसी को नहीं सुनने वाला, किसी का नहीं सुनने वाला, वो वही करेगा जो उसको लगेगा, ठीक है। कोई मेनिया उनको हो गया है तो वो 7 दिनों तक अगर चल रहा है तो उसको कहते हैं मैनिक एपिसोड। लेकिन वही मेनिया अगर 4 डेज तक चल रहा है, वो मेनिया अगर 4 डेज तक चल रहा है तो इसे कहते हैं हाइपोमैनिक एपिसोड। इसे कहते हैं हाइपोमैनिक एपिसोड, ठीक है। ये हो गया मैनिक एपिसोड एंड हाइपोमैनिक। मैनिक एपिसोड का मतलब होता है कि कुछ मेनिया जो चल रहा है उनके दिमाग में, वो अगर 7 दिनों तक चल रहा है तो वो हो गया मैनिक एपिसोड। जो मेनिया 4 डेज तक चलते हैं लगभग, इसको कहते हैं हाइपोमैनिक एपिसोड, ठीक है। इसको कहते हैं हाइपोमैनिक एपिसोड। अब देखते हैं, अब एक और चीज़ है इसमें, वो क्या है? वो है डिप्रेसिव, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको डीडीडी कहा जाता है, एमडीडी कहा जाता है। एमडीडी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर व मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी कहते हैं, ठीक है। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, इसमें क्या होता है? इसमें डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स दिखते हैं। यानी डिप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है, डिप्रेशन ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा डिप्रेशन वाले, तो आपको आई बटन में लिंक दिख रही होगी, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को चेक कर लो, देख लो, फिर आपको पता चलेगा कि डिप्रेशन का सिम्टम्स क्या क्या होता है। तो डिप्रेशन की जो सिम्टम्स है, ये अगर आपको कंटिन्यूअस आपके जीवन में दिख रहा है, कंटिन्यूअस ये डिप्रेशन वाला सिम्टम आपको लगभग 1 साल तक, मतलब आपके जो डिप्रेशन का सिम्टम है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, आपका डिप्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, ठीक है। इसको कहते हैं मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। अब आपको तीनों चीज़ें पता चल गया कि मेनिया क्या होता है, हाइपोमेनिया क्या होता है, मेनिया मतलब मैनिक एपिसोड क्या होता है, 7 दिन तक अगर कोई मेनिया चल रहा है। हाइपोमेनिया क्या होता है? हाइपो मतलब कम होता है, पता है हमको। हाइपो और हाइपर, हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपो का मतलब कम। तो 7 दिन ये नॉर्मल मैनिक अटैक है। अब मैनिक एपिसोड ये हो गया, पहले हाइपोमैनिक एपिसोड क्या होगा? इससे कम होगा, यानी 4 डेज तक जो चलने वाला है, इसको हम कहते हैं हाइपोमैनिक एपिसोड, ठीक है। अब देखते हैं कि ये तीनों का अप्लाई क्या क्या होता है बाइपोलर में। देखिए, बाइपोलर वन में क्या होता है? एक मैनिक एपिसोड होती है। मैनिक एपिसोड मतलब 7 डेज, मैनिक एपिसोड मतलब मेनिया 7 दिनों तक चल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ हाइपोमैनिक एपिसोड भी होगा और कुछ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी हो सकते हैं, लेकिन मेनिया होगा ही होगा। और हाइपोमैनिक और मेजर डिप्रेसिव में कुछ एक हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे अगर कोई केस है, इस केस को कहते हैं बाइपोलर 1, इस केस को कहते हैं बाइपोलर 1। इसमें क्या होता है? जो मेनिया होती है, ये जो मेनिया है, जो मैनिक एपिसोड में जो मेनिया चल रहा है, ये मेनिया क्या करते हैं? ये ना पेशेंट को रियलिटी से दूर लेके जाते हैं। जो वास्तव में जो जैसा हमारा चल रहा है एनवायरनमेंट, जो लाइफ, रेगुलर लाइफ जो चल रहा है, वो पेशेंट इस चीज़ में बिलीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ये लोग मुझे झूठ बोल रहे हैं। जो मेनिया उनके दिमाग में चल रहा है, जो मेनिया बैठ गया उनके दिमाग में कि नहीं ऐसे ऐसे जीवन है, मतलब अब समझ लो कि पृथ्वी जो है मतलब नहीं, वो सोच रहे हैं कि हम क्या कहते हैं कि सूरज पूर्व से उगते हैं। वो लोग मानेंगे कि सूरज ईस्ट से नहीं बल्कि वेस्ट से उठते हैं, ठीक है। वेस्ट से सूरज उठते हैं, वो लोग ऐसा मान रहे हैं मेनिया में, ठीक है। तो उनके लिए वही सत्य है। वो नहीं मानेगा कि आपको ईस्ट से उठते हैं सूरज,
वो नहीं मानेगा, आप जितना चाहे मर्जी कह लो, वो नहीं मानने वाला, ठीक है। इसको कहते हैं मेनिया। उसको दिमाग में जो चल रहा है वो, और ये उसको क्या करते हैं, उसको रियलिटी से दूर लेके जाते हैं, इसीलिए तो इसको साइकोसिस कहते हैं, वो रियलिटी से दूर लेके जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बाइपोलर 1। यानी बाइपोलर 1 में क्या क्या है, बाइपोलर 1 में मैनिक एपिसोड होगा और हाइपोमैनिक, या तो हाइपोमैनिक या तो फिर मेजर डिप्रेसिव, कुछ इनमें से एक होगा या फिर दो भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया बाइपोलर 1। अब बाइपोलर 2 में क्या होता है, बाइपोलर 2 में देखिए एटलीस्ट 1 मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होगा, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड एक चलेगा बाइपोलर 2 में, एंड एटलीस्ट 1 हाइपोमैनिक। मतलब यहाँ पे मेजर डिप्रेसिव और हाइपोमैनिक एक एक करके होगा ही होगा, एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होगा ही होगा, एक हाइपोमैनिक एपिसोड भी होगा ही होगा। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में कोई भी मैनिक एपिसोड जो 7 दिनों तक चलने वाला है ये नहीं होता है, कोई भी मैनिक एपिसोड यहाँ पे नहीं होता है। हाइपोमैनिक का मतलब है 4 दिनों तक चलने वाला, और मेजर डिप्रेसिव का मतलब डिप्रेशन अगर किसी को लॉन्ग टर्म चल रहा है, 1 साल तक लगातार उनको डिप्रेशन चल रहा है, 6 महीने तक लगातार चल रहा है, 7 महीने 8 महीने तक डिप्रेशन चल रहा है, इसको कहते हैं मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, ठीक है। मतलब डिप्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा है उनका, उसके साथ साथ उनको हाइपोमैनिक भी हो रहा है। मतलब अब देखना कि हफ्ते में 4 दिन लगातार उनको शायद कोई मेनिया हो गया है, ठीक है। अब वो खुद ही बाहर निकलेगा उससे, ठीक है। इसको कहते हैं बाइपोलर टाइप 2, इसको कहते हैं बाइपोलर टाइप 2, ठीक है। तो बाइपोलर टाइप 1 हमने पढ़ लिया, बाइपोलर टाइप 2 हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथाइमिक में क्या होता है, देखिए यू हैव had at least 2 years, you have had at least 2 years और 1 year in children and teenagers। यानी 1 साल बच्चों में, 1 साल बड़ों में, आपके पूरे जीवन में जब आप चिल्ड्रन लाइफ होगा तब 1 साल, और जब बड़े हो गए हो तब 1 साल, यानी टीनेजर्स में 1 साल। ऑफ मेनी पीरियड्स ऑफ हाइपोमेनिया सिम्टम्स एंड पीरियड्स ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम थ्रू दो लेस सीवियर देन मेजर डिप्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना 2 सिम्टम्स ही दिखते हैं। कौन कौन 2, जो बाइपोलर 2 में दिखता है। बाइपोलर 2 में क्या क्या दिखता था, देखिए कुछ डिफरेंसेस है, अच्छी तरीके से समझ लो। डिफरेंस क्या है, एक बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या था, बाइपोलर डिसऑर्डर में था मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, बाइपोलर 2 में मेजर डिप्रेसिव था, उसके साथ साथ हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिक, ये दोनों था, ठीक है। लेकिन मेनिया नहीं था, यानी मैनिक नहीं था, मैनिक एपिसोड नहीं था, ठीक है। अब साइक्लोथाइमिक में क्या है, साइक्लोथाइमिक में आपके जीवन में 2 साल या तो फिर 1 साल लगातार ये सिम्टम्स आपको दिखेगा। कौन कौन सा, हाइपोमेनिया चलता रहेगा, हाइपोमेनिया की काफ़ी सारे एपिसोड्स चलता रहेगा आपके जीवन में, लेकिन मेजर डिप्रेशन नहीं, यहाँ पे डिप्रेसिव सिम्टम्स चलेगा। डिप्रेसिव सिम्टम्स थोड़ा कम होता है मेजर डिप्रेसिव से, ठीक है। मेजर डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन क्रॉनिक लेवल पे चला गया, ज़्यादा बढ़ गया है, उसको कहते हैं मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, ठीक है। और ये है डिप्रेसिव एपिसोड। यानी साइक्लोथाइमिक में 2 होते हैं, हाइपोमेनिया होते हैं, हाइपोमेनिया की पीरियड्स चलते हैं, कुछ पीरियड्स तक हाइपोमेनिया चलते हैं, और डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखते हैं इनके जीवन में, इसको कहते हैं साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, ठीक है। अब अदर टाइप्स ऑफ बाइपोलर क्या क्या है, दिस इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड बाय सर्टेन ड्रग्स और अल्कोहल। अगर कुछ समझ लो कि आप कुछ ड्रग्स ले रहे हो साइकोटिक ग्रुप का, ठीक है, तो उसके कारण भी कभी कभी साइकोटिक ग्रुप्स का कोई ड्रग्स लेने के कारण भी कभी कभी बाइपोलर या साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। किसी को साइकोटिक डिसऑर्डर्स तब भी हो जाते हैं, ठीक है, इस ग्रुप का कुछ ड्रग्स लेने के कारण, तो उस कारण में भी बाइपोलर हो सकता है आपका। ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण भी हो सकता है, सच एज कजिंग डिजीज, यानी ये कजिंग सिंड्रोम, कजिंग डिजीज आप लोगों ने पढ़ा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, कजिंग डिजीज या कजिंग सिंड्रोम क्या क्या होते हैं, तो इनके कारण भी कभी कभी बाइपोलर होने के चांसेस होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण भी, स्ट्रोक के कारण भी कभी कभी बाइपोलर होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे अदर टाइप्स ऑफ बाइपोलर में गिना जाते हैं, इन सबको अदर टाइप्स ऑफ बाइपोलर में गिना जाता है, ठीक है, इन सबको अदर टाइप्स ऑफ बाइपोलर में गिना जाता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बाइपोलर का। देखिए फीलिंग सैड, यानी सैडनेस फील करेगा, होपलेसनेस फील करेगा, इरिटेबल हो जाएगा वो बंदा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इरिटेबल रहेगा। उनके जीवन में एनर्जी, कुछ काम करने का एनर्जी नहीं होगा, कुछ काम करने के लिए एनर्जी बचा नहीं होगा उनके पास। कैसे काम करेगा वो, क्योंकि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट है, तो काम में ध्यान कैसे होगा, फोकस्ड कैसे रहेगा वो बंदा, वो काम नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा है कि लैकिंग ऑफ एनर्जी लैक होती है। डिफिकल्टी कंसेंट्रेटिंग और रिमेंबरिंग, कंसेंट्रेट तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंसेंट्रेट करना का कहाँ का काम है, कौन सा फंक्शन है ये कॉग्निटिव फंक्शन है जी। कंसेंट्रेट करना कॉग्निटिव फंक्शन के अंदर आती है, तो उनका कॉग्निटिव फंक्शन लो होती है, वो कभी भी कंसेंट्रेट नहीं कर पाएगा,
कुछ चीज़ें उसको याद नहीं रहेगा, वो रिमेंबर नहीं कर सकता कुछ चीज़ों को, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीडे एक्टिविटी, एवरीडे जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती है उनमें उनकी इंटरेस्ट कम हो जाती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड वर्थलेसनेस, उसको हमेशा अकेलापन महसूस होगा। एम्प्टीनेस का मतलब खालीपन नहीं, अकेलापन, ठीक है। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस का मतलब होता है उनको अकेलापन महसूस होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा किसी काम करना, ठीक है। फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड डिस्पेयर, उनको हमेशा गिल्टी फीलिंग होती है, उनको लगता है कि इसके कारण ये हुआ है। कुछ डिप्रेशन की पेशेंट्स के ये नॉर्मल चीज़ें हैं, जिनमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स देखते हैं उनको हमेशा गिल्टी फीलिंग होती है, ठीक है। फीलिंग पेसिमिस्टिक अबाउट एवरीथिंग और सेल्फ डाउट, ये बंदा कभी भी, ये इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये ना हमेशा इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है ना ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि उनको हमेशा डाउट भी होते रहते हैं। उनको ना खुद से डाउट होता है। इससे बुरी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकता है, जिनको खुद से डाउट होता है। और ये क्या है, इनको सेल्फ डाउट होता है, ये पेसिमिस्टिक हो जाते हैं अबाउट एवरीथिंग, सारे चीज़ में। मतलब इनको कुछ चीज़ें अच्छा नहीं लगता, ये हताश होके पड़े रहते हैं एक साइड में, एक कोने में। इनको कुछ चीज़ें अच्छा नहीं लगता, ये हताश होकर ऐसे पड़े रहते हैं कोने में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ना सेम है, ये इनको सेल्फ डाउट होती है और इनको ये पेसिमिस्टिक हो जाते हैं हर एक चीज़ में। इनको कोई भी चीज़ है मतलब आनंद देने वाला इनके लिए कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ों में इनको हताशा दिखती है। हर एक चीज़ में उनको हताशा दिखती है, इनको आनंद कुछ ही चीज़ों में नहीं मिलता है, ठीक है। ये हो गया इनका सिम्टम्स। फिर हम देखते हैं यौगिक मैनेजमेंट के बारे में। यौगिक मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इनके जो डाइट है इसको फ्रेश सीजनल सात्विक डाइट दो, लेस प्रोसेस्ड फूड दो, क्योंकि वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक है, अभी उनके डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक है, तो वो अच्छे तरीके से ताकि प्रोसेस्ड मतलब फूड डाइजेस्ट हो, इसलिए उनको सात्विक फूड खिलाओ, ठीक है। फ्रेश सीजनल फूड जो है वो सजेस्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लेस प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड उनको मत दो। बिहार मतलब व्यवहार में आप क्या क्या कर सकते हो, उनको काउंसलिंग, जो विज्ञान में कोशा को बैलेंस करने के लिए होती है, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रियाओं में आप लोग करवा सकते हो, त्राटक करवा सकते हो विद इंस्ट्रक्शन, विदाउट इंस्ट्रक्शन मत करवाना त्राटक, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा, वो बंदा करेगा नहीं, क्योंकि त्राटक वन पॉइंटेडनेस प्रैक्टिस है, ठीक है। इसलिए विद इंस्ट्रक्शन कराना बहुत ज़रूरी है त्राटक को। कपालभाति आप करा सकते हो उनको, आसना में आप सूर्य नमस्कार कराओ, जॉगिंग कराओ, डायनामिक एक्सरसाइज आप बहुत सारे कुछ भी करवा सकते हो। पवन मुक्तासन सीरीज अगर आप करवाना चाहते हो तो करा सकते हो, कोई बात नहीं है, उसमें भी आप करा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आसना सीरीज में आप करवा सकते हो, जो भी डायनामिक चीज़ आपको करवाना है आप करवा सकते हो, लेकिन यस अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, कि उनको अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसके तरफ भी ध्यान रख कर आसन करवाइए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप करवा सकते हो, लॉट्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज यू कैन सजेस्ट। प्राणायाम में आप सूर्यवेदी करा सकते हो, भस्त्रिका करा सकते हो, अनुलोम विलोम को ये ANYB इसलिए लिखा गया क्योंकि ये रिसर्च टर्म है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल योगा ब्रीदिंग लिखता है रिसर्च टर्म में, इसलिए इसको ANYB लिखा गया है। अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो तो आपको ANYB ही मिलेगा, अनुलोम विलोम कम जगहों में उल्लेख किया जाता है, ठीक है। हालांकि ये अभी कर देते हैं मेंशन, लेकिन ये रिसर्च टर्म ये है ANYB करके, अभी इसको मेंशन करते हैं, मैथ्स टर्म यही है, ठीक है। ध्यान में मतलब आप ओम मेडिटेशन सजेस्ट कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग बहुत बेनिफिट है इनके लिए, मंत्र चैंटिंग बहुत बेनिफिट है, ठीक है। रिलैक्सेशन में आप योग निद्रा करवा सकते हो विद इंस्ट्रक्शंस, योग निद्रा भी विद इंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, क्योंकि योग निद्रा हमेशा इंस्ट्रक्शन के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि वरना आप सो जाओगे, नींद आ जाएगा आपको, ठीक है। और जो डिप्रेसिव के बंदा होता है वो सोचने लग जाएगा अपने जहन में, वो अपना चीज़ें सोचेगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेगा। मतलब अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हो तो वो अपने चीज़ें सोचेगा, क्या आपने बोला उनको किस तरीके से करने के लिए, उनको याद नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरीके की अगर पेशेंट हो तो इसलिए उनको इंस्ट्रक्शन के जरिए करवाना चाहिए। ध्यान में जैसे मंत्र चैंटिंग हमने बताया, मंत्र चैंटिंग में बहुत कुछ बेनिफिट मिलती है, अब लॉट्स ऑफ क्लस्टर्स इन ब्रेन एक्टिवेट होती है, बहुत सारे क्लस्टर्स को एक्टिवेशन मिलती है, बहुत सारे क्लस्टर्स को स्टिमुलेशन मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये यौगिक मैनेजमेंट प्लान करने से पहले बिल्कुल पेशेंट की कंडीशन ध्यान में रखकर प्लान करना होता है, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, यहाँ पे कवर हो गया आपका सारा का सारा साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो कि आपके सिलेबस में था। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।